उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स आ गया, ठीक है। पीरियड्स में जो ब्लड आते हैं वो कौन से ब्लड होते हैं, वो ये वाले ब्लड होते हैं। तो बोलते हैं ना हार्मोनल लोचा चल रहा है, तो हार्मोनल लोचा क्या है, ये हार्मोनल जो है ये मन कर रहा है, अचानक से वो मन कर रहा है, ये सब क्या होता है, ये हार्मोन्स के ऊपर नीचे की वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। स्पर्म तो बन चुका है, अब उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंच सके। वो काम कौन करेगा, इम्प्योर ब्लड कैसे हुए, यही ब्लड तो बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता, अगर बच्चा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता तो तब वो प्योर हो जाता। तो ये सब चीजें नहीं माननी चाहिए कि भाई इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसके कुछ और रीजंस हो सकते हैं। अगर किसी को एड्स हुआ होता है तो लोग उसको बहुत ऐसे नजर से देखते हैं कि भाई सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, इस वजह से फैला नहीं। यहाँ से ओवरीज से जब एग निकलेंगे तो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमने कट लगा के उसको बांध देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेल में भी वही किया जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर्स। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, हम चैप्टर पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हमने ए सेक्सुअल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले प्लांट्स का पढ़ेंगे, उसके बाद देन ह्यूमन बींग्स का पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बोला था कि यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो दोनों पेरेंट्स से कुछ पार्ट्स आएगा। अब वो क्या आता है, उनका डीएनए मटेरियल आता है, ठीक है। मम्मी से डीएनए मटेरियल आएगा, पापा से डीएनए मटेरियल आएगा। अब कितना आता है, दोनों से इक्वली 50-50% आएगा, ठीक है। तो मम्मी से डीएनए मटेरियल ऐसा थोड़ी कि उनका डीएनए कट के सेल्स में से डीएनए कट के आ जाएगा और इधर पापा के सेल्स में से डीएनए कट के आ जाएगा और फिर चलो 100% डीएनए तो यहाँ पर बन गया बच्चे के पास, पर सेल भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि मम्मी के जो सेल्स डीएनए बनाते हैं, ठीक है, उसको आधा मतलब बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मम्मी के सेल के पास अगर हमारे पास ह्यूमंस में क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो मम्मी के पास अगर 46 है तो पापा के पास भी 46 होंगे, राइट। तो मम्मी में से कितना आएगा 23, पापा में से 23। तो बच्चे में क्या हो जाएगा फाइनली 46 क्रोमोसोम, बच्चे का 100% बन गया। पर यहाँ पर क्या होता है, तो जब मम्मी का ये सेल डिवाइड होगा 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर आएंगे, तो वो कहाँ पर आएंगे, सेल में ही आएंगे। क्रोमोसोम ऐसे घूमते फिरते हुए नहीं आएंगे कि हाँ चलो घूमते फिरते हुए चल दिए फिर सेल का बाद में देखा जाएगा, नहीं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर। तो एक सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस होगा और वहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। अब ये दो सेल, ये किससे आ रहा है, देखो मदर से आ रहा है और ये आ रहा है फादर से, ठीक है, इक्वली आ रहा है। तो हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर एक हो जाते, ये दोनों को हम क्या बोल देते हैं, ये दोनों हो गए हमारे जर्म सेल्स, ठीक है। ये दोनों हमारे जर्म सेल्स हो गए, या फिर हम इनको गैमीट्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं, जर्म सेल्स या फिर गैमीट्स, ठीक है। तो एक हो जाएगा मेल जर्म सेल, ये वाला हो जाएगा मेल जर्म सेल या मेल गैमीट, और ये हो जाएगा फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमीट, ठीक है। अब ये दोनों साथ में फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे बच्चे का सेल। बच्चे का सेल जिसमें टोटल हमारे पास कितने 46 क्रोमोसोम्स वापस से आ जाएंगे, राइट। ये बनेगा बच्चे का सेल। अब देखो, ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये ह्यूमंस की हमने बात किया कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अल्टीमेटली बच्चे में 46 आना चाहिए। प्लांट में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, बट फंक्शन यही चलेगा, बेसिक प्रोसेस यही चलने वाला है, ठीक है। कि प्लांट में दो पेरेंट्स होंगे, एक मम्मी प्लांट एक पापा प्लांट। मम्मी और पापा के जो जर्म सेल्स होंगे वो आकर मिलेंगे और क्या बन जाएगा, बच्चा प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो दो जर्म सेल्स होते हैं ये दोनों क्रोमोसोम नंबर में तो इक्वल होते हैं, पर इनके साइज में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखो जो फीमेल जर्म सेल होती है वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, साइज लार्ज। और जो मेल जर्म सेल होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स, ये साइज में स्मॉल होता है, ठीक है, साइज में स्मॉल होता है और ये मूव कर सकता है। ये मूवेबल होता है या मोटाइल, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, ठीक है। और ये यूजुअली मोटाइल नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें होता है फूड स्टोर्ड, सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं इनमें,
प्लस फूड, इनका रह जाता है। देखो जैसे दो, जब ये दो जर्म सेल्स फ्यूज करेंगे तो मम्मी वाले से सारा साइटोप्लाज्म भी आएगा और मम्मी के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी रह जाएंगे इसमें, पर पापा वाले से सिर्फ क्रोमोसोम्स आएगा। पापा वाले सेल का क्या एंडो ईआर नहीं आएगा हमारे पास, पापा वाले सेल का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं आने वाला है, ठीक है। पापा वाले सेल का सिर्फ क्रोमोसोम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो एक जो मम्मी का सेल होता है ये लार्ज साइज में होता है, लार्ज साइज होता है इसीलिए ताकि इसमें सारे फूड न्यूट्रिशन, जो यहाँ पर जो बच्चा बना इसके सारे अब ग्रोथ के लिए फूड न्यूट्रिशन सब कुछ स्टोर्ड रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, पापा वाले सेल से हमें क्या चाहिए, क्रोमोसोम्स चाहिए। समझ में आया? तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं मेल जर्म सेल और जो फीमेल जर्म सेल होता है उनमें। अब देखो, अब हम स्टार्ट, ये बेसिक है, ये प्लांट्स में भी होगा एनिमल्स में भी होगा। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लांट्स का देखना है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट्स में मेल के कौन से पार्ट्स होते हैं, फीमेल में कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टडी कि प्लांट में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली हमें प्लांट्स में भी एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स जो सबसे टॉप लेवल, सबसे एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। प्लांट्स में भी हमें किसके बारे में पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स, जो हायर प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, वो कहाँ पर होता है, वो फ्लावर में प्रेजेंट होता है। तो जो हम फ्लावर बड़े मज़े से फूल तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में हम क्या कर रहे हैं, उस फूल में से हम रिप्रोडक्टिव पार्ट तोड़ रहे हैं फीमेल और मेल का, ठीक है। तो भाई उससे एक नया बच्चा प्लांट बन सकता था, एक नया सीडलिंग बन सकता था, हम उसे तोड़ लेते हैं अपनी खुशी के लिए कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है भाई ये प्लांट, तो ये फ्लावर बड़ा सुंदर लग रहा है, तोड़ लेते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखो उस फ्लावर में क्या क्या पार्ट होता है। फ्लावर में या तो सिर्फ एक ही पार्ट हो सकता है, या मेल वाला हो सकता है, या फीमेल वाला हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फ्लावर में जो हमने बोला, फ्लावर में होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट के। अब वो सिर्फ मेल वाला पार्ट हो सकता है, मान लो एक प्लांट है उसमें जो भी फ्लावर्स निकलेंगे उसमें सारे के सारे फ्लावर्स में या तो सिर्फ मेल के पार्ट्स हो सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या सिर्फ फीमेल के हो सकते हैं, या फिर ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावर होते हैं वही होते हैं, इनमें ही होता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब फ्लावर के पार्ट्स देखो, फ्लावर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो देखो फ्लावर हमारा बना होता है पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन और पिस्टिल। अब देखो सेपल और पेटल कोई मेल कोई फीमेल को अंतर नहीं करते, ये फीमेल पार्ट जिनमें होगा उसमें भी होंगे, मेल पार्ट जिसमें होगा उसमें भी होंगे, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इनको कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है ये। तो सेपल्स पेटल्स क्या होता है, पंखुड़ी, जो हम अगर फ्लावर तोड़ रहे हैं तो जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है, वो होते हैं पेटल्स। सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स हम यूजुअली जब स्टेम, जहाँ से फ्लावर का स्टेम, मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, तो मान लो यहाँ से जो स्टेम निकला तो यहाँ पर ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते के शेप के होते हैं, ठीक है, वो पत्ते नहीं होते हैं, वो सेपल्स होते हैं। और ये हो गए हमारे पेटल्स, पंखुड़ी, ये हो गए हमारे सेपल्स। अब देखो फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल और फीमेल डिस्टिंग्विशेबल होता है कि ये मेल का काम करेगा या फीमेल का काम करेगा, वो होते हैं स्टेमन और पिस्टिल। तो स्टेमन जो होता है वो होता है मेल पार्ट्स, ठीक है, और पिस्टिल जो होते हैं वो होते हैं फीमेल पार्ट्स। तो स्टेमन में हमारे पास मेल के जर्म सेल बनेंगे और पिस्टिल में हमारे पास क्या बनेगा, फीमेल के जर्म सेल्स बनेंगे, राइट। तो अब देखो स्टेमन और पिस्टिल दिखते कैसे हैं, थोड़ा उनका भी डिस्क्रिप्शन जान लें हम। तो देखो स्टेमन और पिस्टिल में क्या होता है, मान लो ये हमारे पास फ्लावर है,
यहाँ सेपल्स है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमारा यही इस पोर्शन से हमारा निकलेगा, मान लो ये हमारा फ्लावर ऐसे पेटल्स निकल रहा है, तो यहाँ से स्टेमन और पिस्टल दोनों ही अराइज होंगे, ठीक है, यहाँ पर से। तो ये वाला कुछ हो जाएगा हमारा पिस्टल, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे स्टेमन्स बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर डिफर कर सकता है। अब देखो यहाँ हम थोड़ा सा अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं इनको। देखो स्टेमन कैसा दिखता है, ये वाला पार्ट जो कहलाता है स्टेमन का वो होता है फिलामेंट, ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है एंथर, ठीक है। इसी एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, वही काम वही क्रोमोसोम कैरी करेंगे, उनका मेल का जो क्रोमोसोम्स होगा वो पॉलन ग्रेन्स कैरी करेंगे। अब हम आ जाते हैं कहाँ, फीमेल वाले पार्ट्स पे। देखो मेल के हमने पढ़ा 2 पार्ट्स होता था, एंथर और फिलामेंट। फीमेल में 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। देखो क्या क्या पार्ट्स हैं, ये जो बल्जिंग पोर्शन है, ठीक है, जो फूला हुआ स्वोलन पोर्शन है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओवरी। ओवरी, ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, ओव्यूल, और इस ओव्यूल में अंदर एग सेल प्रेजेंट है। एग सेल जो फीमेल के क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे आधे, जो 50% फीमेल के क्रोमोसोम्स कैरी होते हैं वो ये एग सेल कैरी करेंगे, और मेल में कौन कैरी करेगा, एंथर। एंथर के पास क्या होता है, पॉलन, ये कैरी करेंगे। तो ये 50% कैरी करेंगे और ये 50% कैरी करेंगे। समझ में आया। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट जो होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा, बच्चा प्लांट जो होगा, उसका 100% क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है स्टिग्मा, ठीक है। ये थोड़ा सा ना यहाँ पर स्टिकी पोर्शन होता है, ठीक है, थोड़ा हल्का चिपचिपा पोर्शन होता है, इतना नहीं फेविकॉल जितना नहीं कि हम अपना हाथ चिपका ले, ऐसा नहीं होता है। तो देखो ये थोड़ा चिपचिप पोर्शन होता है, ताकि ये जो पॉलन है, ये पॉलन ना कभी खेत में जाना तो वो छोटे 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 दाने रहते हैं, बहुत छोटे छोटे येलो कलर के दाने अगर मिल रहे हैं, मतलब वो पॉलन है, वो मेल जर्म सेल है। वो क्या करते हैं, हवा के थ्रू उड़ेंगे, या तो विंड के थ्रू, या तो कोई एनिमल, मान लो हनी भी है, मधुमक्खी है, वो एक फ्लावर पे बैठ रही है, वहां से क्या उसके पैर में टच हो गया एंथर, ठीक है, एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स उसके पैर में टच हो गया, वो जाके फीमेल प्लांट पर बैठ रही है, फीमेल प्लांट के कहाँ, यहाँ पर टच हो रहा है स्टिग्मा, तो पॉलन ट्रांसफर हुआ मेल से फीमेल में। अगर फ्लावर अलग अलग है तो इस तरीके से हनी भी ट्रांसफर कर सकती है, और जो फ्लाइज है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, विंड के थ्रू जा सकता है, वाटर के थ्रू भी जाता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलन यानी मेल जर्म सेल ट्रांसफर हो जाता है टू फीमेल पार्ट्स। अब यहाँ पर अगर ये स्टिकी नहीं होगा, अगर ये स्टिकी नहीं हुआ, तो मान लो हवा बह रही है, ये हवा से उड़कर यहाँ पर पहुंचा, पर इसको टिकना भी तो होगा कुछ देर के लिए, ताकि ये अपना काम शुरू कर सके। अगर यहाँ टिक ही नहीं पाया, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर स्टिकी होता है, ताकि ये जो पॉलन है ना, ये पॉलन जो निकलेगा, मतलब यहाँ आएगा, ये यहाँ पर कुछ देर टिक पाए, ठीक है, इसलिए स्टिकी होते हैं। तो यहाँ पर पॉलन बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इनको बहुत फेविकॉल का जोड़ नहीं चाहिए होता है, या फेविक्विक का जोड़ नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा स्टिकीनेस में इनका काम हो जाता है। तो देखो ये हो गया हमारे पास स्टिग्मा जो कि स्टिकी पोर्शन। हमने क्या बोला, ओवरी है जो कि थोड़ा बल्जिंग पोर्शन है। ओवरी के अंदर क्या है हमारे पास, ओव्यूल, ओव्यूल में क्या होता है हमारे पास, एग सेल, ओके। अब ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। तो सिर्फ मेल स्टाइल नहीं मार सकते, फीमेल भी स्टाइल मार सकती हैं।
तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या है, फीमेल पार्ट्स में स्टाइल, ठीक है। ये वो वाला स्टाइल नहीं है जो हम बोलते हैं स्टाइल मार रहे हो, ये दूसरा स्टाइल है। बट ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, ये कहलाता है स्टाइल। तो हमने क्या बोला, और ये पूरा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है। इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके हम बोलते हैं पिस्टिल, और यहाँ पर एंथर और फिलामेंट को कंबाइन करके हम बोलते हैं स्टेमन। समझ में आया? तो कहानी यहाँ पर समझ में आई कि हो क्या रहा है, कैसे जो मेल के जर्म सेल है दैट इज पॉलन, वो फीमेल के पार्ट्स में दैट इज स्टिग्मा, वहां जाके पहले स्टिक करेंगे। कैसे स्टिक करेंगे? एयर से, मधुमक्खी, कोई और फ्लाइज, वाटर, ह्यूमन कांटेक्ट से भी, कभी कभी जैसे हम एक फूल को छुआ, दूसरा फूल छुआ, इधर फूल छुआ, उससे भी हो सकता है। तो स्टिक करेंगे, उसके बाद वो अपना काम शुरू करेंगे। अब देखो क्या काम शुरू करेंगे, ठीक है, ये भी जानना है क्या काम शुरू करेंगे। यहाँ हमने बोला, यहाँ पर हमारे पास एक पॉलन आ गया, मान लो एक पॉलन है। अब ये पॉलन क्या करेंगे, सारे के सारे पॉलन यहाँ पर है, ये धीरे धीरे ना पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करेंगे, ऐसे पाइप जैसा, ठीक है। सब धीरे धीरे ट्यूब बनाना शुरू करेंगे। इसीलिए इनका यहाँ पर कुछ देर टिकना जरूरी है, ऐसा नहीं आया बैठा उड़ गए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा देर इनको टिकना पड़ेगा ताकि ये पॉलन ट्यूब इनका बन सके। तो धीरे धीरे पॉलन ट्यूब, अब मान लो किसी एक पॉलन का पॉलन ट्यूब बन रहा है, जल्दी 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 बन रहा है, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगा, ये पॉलन ट्यूब पूरा घूम के एग तक जाएगा, ठीक है। पॉलन यहाँ पर एग तक जाएगा। इसी के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर होगा न्यूक्लियस, मेन जो क्रोमोसोम डीएनए मटेरियल, मेल जर्म सेल का जो डीएनए मटेरियल है मेन, ये इस पॉलन ट्यूब से ट्रैवल करके कहाँ तक पहुंचेगा, एग सेल तक पहुंचेगा। अब एग सेल के पास भी, इनके पास भी अपना है डीएनए मटेरियल, ये यहाँ पर जाके इनसे फ्यूज कर जाएगा। तो दोनों 100% हो गए, 50% इसका 50% इसका, 100% हो गया। अब इसके बाद की कहानी देखो, इसके बाद की कहानी हम समझते हैं क्या होता है। देखो वो फ्यूजन हो गया, मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन हो गया, क्रोमोसोम्स मिल गए। अब जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर हमने बोला था कि 100%, यहाँ पर 100% क्रोमोसोम्स आ गए बच्चे में, इसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। ये कहलाता है जाइगोट। जाइगोट और ग्रो करेगा, धीरे 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 ग्रो करेगा, बहुत सारे सेल्स का बन जाएगा, मल्टी सेल्यूलर। अब देखो उन पोर्शंस का क्या होता है वहां पर, इसकी तो कहानी इतनी लिमिटेड है कि पैंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे जिनको वहां पर जाके स्टिक करना है, इसकी कहानी इतनी है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद काम क्या होगा, ठीक है। जाइगोट कैसे फॉर्म हुआ, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल। याद करो स्टार्टिंग में हमने एक फिजन पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिजन मतलब टूट जाना, और यहाँ फ्यूजन हो रहा है मतलब मिल जाना, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स से होता है फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से बनता है हमारा जाइगोट। अब देखो वहां पर हमारे पास क्या क्या था, एग सेल का तो हमने समझ में आया, उसका मेन काम था क्रोमोसोम, पॉलन का मेन काम था क्रोमोसोम। बचा ओव्यूल और ओवरी। ओव्यूल क्या हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सब कहानी कैसे चल रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब जाइगोट बनने के बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ओवरी जो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी फ्रूट में। ओवरी से हमको क्या मिल जाएगा, फ्रूट, ठीक है। अब ये सीड को अगर हम मान लो किसी कोई फल खा रहे हैं, उसमें बीज होते हैं, उस बीज को अगर हम जमीन में लगा दें तो वहां से एक नया प्लांट उग जाता है। तो इस सीड में क्या होगा हमारे पास, फ्यूचर प्लांट। सीड में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास होता है फ्यूचर प्लांट, जिसको हम जमीन में लगाएं तो हमें एक नया सीडलिंग मिलेगा, ठीक है। बच्चा प्लांट मिल जाएगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर्स में उसके पास मेल फ्लावर हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, उनके पास दोनों हो सकते हैं। अब देखो हमने ये जो चीज़ हो रही थी हमारे पास, पॉलन उड़ के यहाँ से यहाँ पर जा रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को
पॉलिनेशन। अब मान लो ये एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, इसी फ्लावर के अंदर हमारे पास ये है मेल पार्ट है और इसी फ्लावर के अंदर हमारे पास ये देखो फीमेल पार्ट है। तो अगर इसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने ही, खुद में ही, ठीक है। तो अगर ऐसा होने लग गया तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। यही मेंडल करवा रहे थे पी प्लांट में। F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन से F2 जब हम बना रहे थे तो याद करो हम बोलते थे सेल्फिंग होती है, यही करवा रहे थे। पी प्लांट में यही केस था, मेल भी फीमेल भी। तो पी प्लांट पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे थे मेंडल। कहाँ, F1 जनरेशन में, तभी F2 आ रहा था, ठीक है। अब पेरेंट प्लांट याद करो, पेरेंट प्लांट में एक मम्मी थी एक पापा थे, दो प्लांट्स थे, वहां पर हो रहा था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब यहाँ पर दो अलग अलग फ्लावर्स है, एक फ्लावर ये है फीमेल फ्लावर, इसमें क्या होगा, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ओवरीज, ठीक है। एक हमारे पास मेल फ्लावर जिसमें क्या हो गया, ये हमारे पास एंथर हो गया। अब ये यहाँ पर जा रहा है, ये दो अलग अलग फ्लावर्स हैं। समझ में आया, यहाँ पर हो रहा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये मेंडल कहाँ करवा रहे थे, पेरेंट प्लांट में, याद आया, ये मेंडल करवा रहे थे पेरेंट प्लांट में। पेरेंट प्लांट में हो रही थी क्रॉस पॉलिनेशन और F1 जनरेशन में हम करवा रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट कैसा था, पी प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल के पी प्लांट एग्जाम्पल है, हिबिस्कस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में वाटरमेलन है, ओके। ये सब एग्जाम्पल्स है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट्स के। अब देखो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है प्लांट का रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि प्लांट का एक हमने कर लिया, एक हमें एनिमल्स का करना है। तो एनिमल्स में हम अपने बारे में ही जान लेते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे जैसे ह्यूमन रेस है उसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, दो अलग अलग जेंडर है। तो दोनों के जो गैमीट्स बनेंगे, जो जर्म सेल्स होंगे, उनके फ्यूजन से बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट बड़ा होगा और बनेगा बच्चा, जो हम बोलते हैं बच्चा पैदा हुआ है वो पहले जाइगोट था, फिर बढ़ते बढ़ते बच्चा बन गया। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो जर्म सेल्स बनते हैं, जिन जर्म सेल्स की हमने बात की कि मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही बनते हैं, ठीक है। जैसे ही एक कोई बच्चा पैदा हुआ है, मान लो वो लड़का पैदा हुआ है, ठीक है, या लड़की पैदा हुई है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर तुरंत बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद बनते हैं। तो जिस पीरियड के बाद इनमें जर्म सेल्स बनना, मैच्योर होना शुरू करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टीनेज, या टीनेज स्टार्ट हो गया या प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रॉपर उसका एक टर्म है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब अब जो मेल है वो मेल जर्म सेल्स बनाएगा, फीमेल है वो फीमेल जर्म सेल्स बनाएंगे। अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए धीरे धीरे कैपेबल हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं, ठीक है, धीरे धीरे कैपेबल हो रहे हैं। तो जैसे प्यूबर्टी आती है तो ये काम शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि जैसे प्यूबर्टी हिट हुई मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हैं, अब धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे वो कैपेबल हो रहे हैं। विद इन फ्यू ईयर्स वो इस मेच्योरिटी पर पहुंच जाएंगे कि अब वो एक नया जनरेशन ला सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि मेल और फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन है उससे एक नया बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक है। तो जो प्यूबर्टी वाला एज होता है, जो टीनेज वाला एज होता है, उसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये चेंजेस जो है ये मेल में भी आते हैं, फीमेल में भी आते हैं। तो मेल में कुछ अलग चेंजेस होंगे, फीमेल में कुछ अलग चेंजेस होंगे। तो हमें सबसे पहले थोड़ा ये पढ़ना है कि मेल में और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं एट प्यूबर्टी, ठीक है। देखो आप लोग का भी जो अभी एज होगा,
ठीक है। आपका जो अभी एज है वो कुछ लोगों का प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुका होगा, कुछ का होने वाला होगा, ठीक है। आपका जो एज होता है ये इसी में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, कुछ का ऑलरेडी हो चुका होगा, कुछ का अभी हो रहा होगा, होने वाला होगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे अपनी बॉडी में, इस टाइम पे अवेयर रहना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे जैसे कुछ अचानक से बॉडी में चेंज आने लगते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, मैं कहीं मरने वाला तो नहीं हूँ, मैं कहीं मरने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस आता है। और अगर पेरेंट्स इसके बारे में खुल के बात ना करें बच्चों से तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको पहले अगर अचानक से, जैसे फीमेल्स में क्या होता है, पीरियड्स आना शुरू होते हैं, अब फीमेल्स अचानक से देखेंगी ब्लड आ रहा है, ठीक है, पीरियड्स में बेसिकली ब्लड निकलता है वजाइना से, अब ब्लड आ रहा है तो वो अचानक से घबरा जाती हैं बहुत बार कि भाई क्या होने वाला है, मेरा खून बह रहा है, क्यों बह रहा है, मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को पहले से डिस्कस करके रखे कि ठीक है तुम्हारा एक सर्टेन एज आ चुका है, ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे, तो बच्चा ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है ना कि ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे, तो वो डरेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं, ठीक है। तो हमें इसीलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में भी रखा गया है कि आपके एज पर ही ये चीज़ें चेंजेस होते हैं। कुछ लोगों का हो चुका होगा बट उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि और कि बॉडी में और क्या चेंजेस आने वाले होंगे, या ये चेंजेस आए तो ये क्यों आए हैं, ठीक है। तो अब हम देखो मेल का अलग, मेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस अलग आते हैं, फीमेल में अलग आते हैं। देखो मेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में जब प्यूबर्टी हिट होता है, और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो दोनों में आते हैं, जैसे कि सेम चेंजेस क्या होंगे, आर्मपिट्स हेयर का डेवलप होना, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी हिट होता है तो मेल और फीमेल दोनों में आर्मपिट्स में बाल आने लग जाएंगे, ठीक है, और पूरे बॉडी में भी धीरे धीरे बाल आने शुरू होंगे, हेयर का ग्रोथ बढ़ेगा, बस स्पेसिफिक जगह पर, आर्मपिट्स पर, प्यूबिक रीजन में, यहाँ पर बाल आने शुरू होते हैं। ये दोनों में होता है, मेल और फीमेल में, ठीक है। ये चीज़ कॉमन होती है। तो क्या कॉमन चीज़ें हैं, आर्मपिट हेयर, आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। ये मेल और फीमेल में दोनों सेम है, दोनों में होते हैं। देखो ये चीज सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है, मेल में बहुत सारे और डिफरेंसेस आते हैं। अपने दोस्तों को देख लो या खुद को ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या होता है कि धीरे धीरे इस एज पे मेल की जो वॉइस है वो गाढ़ा होना शुरू होने लगता है, ठीक है। तो मेल का वॉइस थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा फटा सा आवाज़ आएगा, तो मेल का वॉइस जो होता है हैवी होना शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉइस में चेंज आना शुरू होगा, मेल में क्या होने लगता है, वॉइस चेंज होने लगता है, ठीक है। किसी 5 साल के बच्चे का, लड़कों में स्पेशली ये होता है, ठीक है। लड़कों में ओवर द पीरियड किसी 5 साल के एक लड़का है और एक कोई 15 साल का लड़का है, दोनों की वॉइस में बहुत चेंज होगा, ठीक है। फीमेल्स में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मेल्स के जो हार्मोन है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉइस के चेंज के लिए, ठीक है। तो फीमेल में ऐसा बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है वॉइस में, पर मेल्स में ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है। तो जैसे ही मेल्स में प्यूबर्टी आ गया उसके वॉइस गाढ़ा होने लगेगा, और क्या होगा, फेशियल हेयर्स आने लगेंगे, मूंछ, दाढ़ी, ठीक है, वो आने लगेंगे। तो मेल में और क्या होता है, फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर्स आने लगेंगे। और क्या आता है, मेल में जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ठीक है, मेल में क्या होता है, पीनिस होता है, वो उसका एनलार्जमेंट होगा, पीनिस और टेस्टिस एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो चेंज आते हैं। तो मेल में और क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ, ठीक है, क्योंकि अब ये काम करना शुरू कर रहे हैं, अब इनका काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर इनका काम क्या है, टेस्टिस का काम है मेल के जो जर्म सेल है, मेल गैमेट्स बनवाना, और पीनिस का काम है मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करना, ठीक है। जैसे प्लांट्स में हमने बोला ट्रांसफर कैसे हो रहा था, विंड से हो जा रहा था, मधुमक्खी आकर बैठ रही थी वहाँ से हो जा रहा था, हम टच कर रहे थे वहाँ से हो जा रहा था, या फिर वाटर से हो जा रहा था, ऐसे वो हो जा रहा था। इंसानों में ऐसा नहीं हो सकता, इंसान में ट्रांसफ़र करवाने के लिए यहाँ पर ये एक स्पेशल ऑर्गन्स है हमारे पास, क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स दिए हुए हैं कि बनाओ एक जगह और ट्रांसफ़र इससे करना है, ठीक है। अब देखो फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं,
फीमेल्स में सबसे पहले इनलार्जमेंट होगा, जैसे मेल में इनलार्जमेंट हो रहा है पेनिस और टेस्टिस का, फीमेल में इनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट का, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं। फीमेल में और क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, जो पीरियड्स हम बोलते हैं, राइट, जिससे विजाइना से जो ब्लड आता है हर मंथ, उसको हम कहते हैं, नॉ कॉमन भाषा में हम कह देते हैं पीरियड्स। उसको एक टर्म है, बायोलॉजी का टर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो फीमेल में और क्या चेंज आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए भी एक स्पेशल टर्म है, मेनार्क। मेनार्क मतलब जब पहली बार फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, पहली बार जब फीमेल में मेंसेस हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्क, ठीक है। वो नहीं है सिलेबस में तुम्हारे, तो ये सब होते हैं। और क्या चेंजेस आते हैं, अब देखो हार्मोन्स बन रहे हैं, मेल के हार्मोन्स बन रहे हैं, फीमेल के हार्मोन्स बन रहे हैं, तो बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन आएंगे। तो बोलते हैं ना हार्मोनल लोचा चल रहा है, तो हार्मोनल लोचा क्या है, ये हार्मोनल जो है हार्मोन्स बन रहे हैं, तो बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस होंगे जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से बहुत गुस्सा आ रहा है, अचानक से मूड सही हो गया, अचानक से ये मन कर रहा है, अचानक से वो मन कर रहा है, तो ये सब क्या होता है, ये हार्मोन्स के ऊपर नीचे की वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। बहुत सारे मूड बोलते हैं, मूड स्विंग्स हो रहा है, मूडियल हो गए हैं, गुस्सा आ रहा है अचानक से कुछ बहुत किसी को मन कर रहा है पकड़ के मारे, अचानक से बहुत खुश हो रहा है, हाँ हाँ दुनिया में तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो है बस हम ही 30 मार खाने, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को डील करने के पहले हमको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, अगर हमें समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये सब कॉमन है, हर किसी के साथ होता है, हमारे मम्मी पापा के साथ भी हुआ है, हमारे दादा दादी के साथ भी हुआ है, ठीक है, हमारे बच्चों के साथ भी होगा, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, हमारे साथ कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हो रहा है, हम मरने नहीं वाले हैं, दुनिया बहुत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपदा हो गया है कि हम क्या करेंगे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं, कॉमन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से जानोगे तो टेंशन कम होगा, घबराओगे कम, चीज़ों को उल्टा सीधा कम सोचोगे, ठीक है। तो इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि भाई ऐसे ऐसे चेंजेस हमारे अंदर इसीलिए हो रही है क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, फिजिकली मैच्योर हो रहे हैं, राइट। तो देखो ये बेसिक चेंजेस हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो क्या क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर हम आएंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक जिसका काम होगा मेल के जर्म सेल बनाना और एक जिसका काम होगा उसको पहुंचवाना, ठीक है, टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो मेल का जो जर्म सेल बनाता है वो काम किसका है, टेस्टिस का, और जो डिलीवर करने का काम करता है वो किसका काम है, पेनिस का, ठीक है। तो टेस्टिस जो होते हैं कितने होते हैं हमारे पास, मेल्स में टेस्टिस एक पेयर होता है या फिर हम कहें 2 इन नंबर्स, ठीक है। एक पेयर या 2 इन नंबर्स। अब देखो ये होते कहाँ पर है, ये एब्डोमिनल रीजन में बॉडी के बाहर होते हैं, ओके। बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में तो है पर आउटसाइड बॉडी, ऑब्वियस सी बात है, आउटसाइड बॉडी इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के बाहर कहीं दूर पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आउटसाइड बॉडी मतलब बॉडी से अटैच्ड है, बस बाहर है। जैसे हम हाथ बोल रहे हैं, हाथ हमारे बॉडी का पार्ट है बट बाहर के साइड है ना, ऐसे। तो टेस्टिस बाहर के साइड होते हैं, ठीक है। अब देखो ये बाहर के साइड क्यों होते हैं, इनको भाई इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेल का जर्म सेल बना रहा है पर बाहर क्यों रखना है, ऐसा तो नहीं है कि कोई फालतू सा ऑर्गन है तो भाई बाहर छोड़ दो, कोई काम धंधा नहीं है इसका, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पर बाहर इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो स्पर्म्स बनते हैं उनके लिए हमारे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है,
हम सब जानते हैं 37 डिग्रीज सेल्सियस, ठीक है। तो जब स्पर्म बनाना होता है तो स्पर्म बनने के लिए बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्रीज होना चाहिए या 34.5 डिग्रीज, 35 डिग्रीज के आसपास होना चाहिए, तभी स्पर्म्स बन पाएंगे। इस वजह से बॉडी के बाहर रखा गया है ताकि अच्छे से हवा पानी मिल सके, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इजीली वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा रहेगा, थोड़ा सा कूल रहेगा, ओके। तो इसका टेम्परेचर बाहर क्यों, ये बाहर क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर हमको मेंटेन करना होता है बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम। टेम्परेचर लोअर दैन नॉर्मल चाहिए, ठीक है। इस वजह से बिकॉज टेम्परेचर लोअर देन नॉर्मल चाहिए, किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फॉर्मेशन, एग्जाम में मत लिख कर आना, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सब शॉर्टकट जो है ये एग्जाम में मत चलाना, ये समझने के लिए ठीक है, एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना है। ऐसे बहुत कोई टाइम की कमी नहीं होने वाली है तुम्हारे पास कि NATION नहीं लिखेंगे तो बहुत टाइम बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है समझाने के लिए जस्ट, ओके। तो देखो ये हमने पढ़ लिया कि टेस्टिस का काम क्या है। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। टेस्टिस का मेन काम ही है स्पर्म फॉर्मेशन, इसको हाईलाइट कर लो, ओके। अब देखो स्पर्म तो बन चुका है, अब उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंच सके। वो काम कौन करेगा, पेनिस, ठीक है। अब देखो टेस्टिस में स्पर्म्स जब बनते हैं तो मान लो ये टेस्टिस है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ना है बस, लेकिन पार्ट्स के नाम जानने हैं, ठीक है। टेस्टिस में मान लो एक जगह पर स्पर्म बन रहा है, यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे इस तरीके से, ठीक है, हर जगह यहाँ पर स्पर्म बन रहा है। अब इनको टेस्टिस से बाहर निकलवाना होगा, तभी तो ये पेनिस में फिर एंटर करेंगे ना। तो टेस्टिस से जब बाहर निकलवाना होता है वहाँ पर भी बहुत सारे ट्यूब्स काम आते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक का नाम लिखा हुआ है तुम्हारे NCERT में, दैट इज वास डिफरेंस। तो यहाँ से क्या होता है कि सारे कलेक्ट होंगे ऐसे, ठीक है, ये कलेक्ट होंगे और उसके बाद यहाँ से ये ट्रांसफर होगा। अब यहाँ से जब जा रहा है तब फिर अब इसके बाद ये पेनिस में एंटर करेगा, तो ये जो लेकर जाता है इसका नाम है वास डिफरेंस, ठीक है। ये NCERT में दिया है नाम वास डिफरेंस। ये क्या करेगा, टेस्टिस का ही पार्ट होता है, बस ये क्या करता है, स्पर्म को कैरी करेगा टू यूरिथ्रा, जहां पर होता है पेनिस, पेनिस के अंदर ही यूरिथ्रा होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वास डिफरेंस का काम क्या है, स्पर्म को कैरी करना। अब देखो वास डिफरेंस जब स्पर्म को कैरी कर रहा है तो बीच में ना पेनिस में जब आता है स्पर्म, उसके पहले यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें से 2 का नाम दिया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर आए, यहाँ पर जो ग्लैंड्स होंगे वो अपना कुछ कुछ सिक्रीशंस डाल देंगे, किसमें, इसी में जहाँ पर ये स्पर्म है ना, ये अब एंटर करेगा, देखो ये अब एंटर करने वाला है पेनिस में, बट उसके पहले ये क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लैंड्स है, ये अपना अपना सिक्रीशन डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने, एक होता है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड और एक होता है हमारे पास सेमाइनल वेसाइकल। ये 2 ग्लैंड्स है, ये अपना सिक्रीशंस इसमें डाल देते हैं और उसके बाद ये सिक्रेशन क्या काम करते हैं, इनका काम है कि जो स्पर्म्स होंगे ना उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे और उनको नरिशमेंट, उनका खाना पानी प्रोवाइड करेंगे और लुब्रिकेशन और फ्लूइड बनाएंगे ताकि वो तैर सके, ठीक है। उस जो भी उनका सिक्रीशन होगा उसमें वो तैर सके। तो स्पर्म के लिए हेल्प करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे और उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये काम है इन ग्लैंड्स का। अब देखो यहाँ से एंटर ये कहाँ करेंगे, पेनिस में,
तो पीनस हमारा कुछ ऐसा ऑर्गन होता है। अब पीनस के अंदर होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या आता है, क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस याद है? लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम कैसे एक्सक्रीट कर रहे थे, जो फ्लूइड था यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा हो रहा था, तो यूरिनरी ब्लैडर से निकलता क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कहाँ जाता है? यूरेथ्रा में। अब यहाँ भी हम बात कर रहे हैं यूरेथ्रा की, तो भाई अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ले आए यूरेथ्रा को। तो यूरेथ्रा ना कॉमन पैसेज होता है मेल्स में, स्पेशली मेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में यूरेथ्रा अलग काम, यूरेथ्रा का एक ही काम है एक्सक्रीशन का, बट मेल्स में यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड फॉर स्पर्म्स। ठीक है, तो मेल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आएगा, और यूरेथ्रा दोनों का काम करेगा। ओके, तो ये हो गया। ये क्या हो गया? ये होता है पीनस। पीनस के अंदर जो ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसमें क्या क्या आएंगे? इधर से तो हमारे जो वास डिफरेंस भाई साहब लेकर आ रहे थे स्पर्म, तो इधर से स्पर्म आएगा, और ऊपर से यूरिन भी तो आएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से दोनों काम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, तो यूरिन और स्पर्म दोनों इस ओपनिंग से निकलते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या है? यूरेथ्रा जो है वो स्पर्म को बाहर, बॉडी के बाहर निकाल सकता है। तो पीनस को एक और नाम दिया जाता है कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, पीनस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल्स। ओके, पीनस हेल्प करता है मेल जर्म सेल को फीमेल के बॉडी में पहुंचाने में। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया मेल के बारे में सारी कहानी। अब आना है फीमेल पर। ठीक है, तो पहले फीमेल की कहानी पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जाइगोट कैसे बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। नेक्स्ट आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक ऑर्गन होगा जो कि फीमेल का जर्म सेल बनाएगा, फीमेल के गैमीट्स बनाएगा। तो फीमेल में क्या होता है? ओवरी। जैसे मेल में टेस्टिस होता था एक पेयर, वैसे ही फीमेल में ओवरीज होती है एक पेयर। ठीक है, तो फीमेल में क्या है हमारे पास? फीमेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ओवरी है, यूट्रस है, ओवरी का काम एक है, यूट्रस का काम एक है, फिर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं फीमेल में उन वो अलग है। ठीक है, तो मेल में हमें दो ही पता था, टेस्टिस और पेनिस। ठीक है, तो मेल में हमारे पास एक टेस्टिस एक पेनिस दो ही था। फीमेल में यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्या होता है? ओवरी पहला, ओवरी यहाँ पर भी वन पेयर होगा या फिर टू इन नंबर्स। ठीक है, दो दो होंगे या तो वन पेयर बोल सकते हैं। ओवरी का काम क्या है? एग बनाना या ओवम बनाना। फीमेल का जो गैमीट होता है ओवम, ओवम बनता है ओवरी में। ठीक है, अब ये ओवम ओवरी में बन गया है, अब इसको ट्रांसफर करना है हमें एक जगह पर। तो ट्रांसफर किससे होता है? ट्रांसफर्ड, जैसे मेल स्पर्म्स जो बन रहे थे उसको हम ट्रांसफर करने के लिए वास डिफरेंस यूज कर रहे थे, ट्यूब लाइक था, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर भी ओवरी में से ओवम जब निकलेगा उसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ पाइप जैसा चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, तो अब देखो ओवरी हमारे पास दो हैं, तो उस वजह से तो एक से एक फैलोपियन ट्यूब निकलेगा, दूसरे से दूसरा, तो फैलोपियन ट्यूब भी हमारे पास दो होंगे, राइट। तो ओवम को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर्ड थ्रू ओविडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब देखो ट्रांसफर तो कर रहे हैं, पर कहाँ? ट्रांसफर कहाँ करना है? ट्रांसफर हमें इसको लेकर जाना होता है यूट्रस में। ठीक है, अल्टीमेटली यूट्रस में जाएगा, पर यहाँ पर ट्रांसफर यूट्रस में पहुंचने से पहले हो जाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्टीमेटली जाना इसको कहाँ है? यूट्रस में। स्ट्रक्चर देख लें, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो, अब देखो ये क्या है? ओवरी। ठीक है, सिमिलरली ये भी ओवरी। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है?
ये है कि अटैच्ड होता है यूट्रस के लाइन से, यूट्रस की वॉल से ओवरी अटैच्ड होता है, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। इधर से एक, इधर से एक, या ये जो फिंगर लाइक चीज होती है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से यहाँ से ओवरी से एग निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एग निकला, यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर इसके थ्रू ट्रैवल करेगा, राइट। फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है, इधर से भी हो सकता है, बट हमें पता है एक मंथ में एक ही ओवरी से एग निकलता है, ठीक है। एक बार में दोनों ओवरी से एग कभी नहीं निकलेगा। जैसे आज अभी क्या चल रहा है, फरवरी, फरवरी में अगर इस ओवरी से एग निकला है तो मार्च में इससे निकलेगा, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेट जरूरी नहीं है, बट मार्च में अगले वाले से निकल सकता है या इससे। ऐसा नहीं कि फरवरी में इससे भी, जिस टाइम पे इससे एग निकल रहा है उस टाइम पे इससे भी, एक बार में एक ही ओवरी से एक ही एग निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहुंच गया एग, यहाँ पर अब आएगा स्पर्म और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा स्पर्म, यहाँ पर स्पर्म आ जाएगा और यहाँ पर है हमारे पास क्या, यहाँ पर है हमारे पास ओवम। अब होगा यहाँ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है। और जब यूट्रस में जब पहुंचेगा ना, तो यूट्रस में क्या पहुंचता है, एम्ब्रियो, ठीक है। यूट्रस में एम्ब्रियो पहुंचता है, यूट्रस में आया और यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लांटेशन, ओके। कुछ सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, 8 to 16 सेल्स जब हो जाता है, यहाँ पर रहेगा तो एक सेल बनेगा जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड होते 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 8 to 16 सेल्स जितना बड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। उसको पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचाना है, यूट्रस में। यूट्रस में पहुँच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वहाँ पर एग जो है वो स्पर्म से मिल चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब देखो स्पर्म यहाँ पहुँचा कैसे, हवा से तोड़ के नहीं आया है, राइट। स्पर्म यहाँ पहुँचा कैसे, यहाँ से तो भाई हमने बोला कि ओवरी से एग निकल रहा है, स्पर्म यहाँ कैसे पहुँच गया। तो स्पर्म क्या होता है, हमने बोला स्पर्म को मेल बॉडी से निकालने का काम कौन करेगा, पीनिस। फीमेल बॉडी में वेजाइना के थ्रू, ठीक है, फीमेल बॉडी के वेजाइना के थ्रू एंटर करता है स्पर्म, एंटर करता है स्पर्म, और ऑल द वे यूट्रस से ट्रैवल करके ये यहाँ तक पहुँचता है। तो स्पर्म इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है यहाँ पर मिलने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इधर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होगा, अगर होगा तो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों क्रॉस कर गए, कि मान लो जब तक स्पर्म यहाँ पहुँचा एग आया ही नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ से एंटर करता है क्या, स्पर्म। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फीमेल का, जहाँ से स्पर्म एंटर करता है वो कहलाता है वेजाइना, ठीक है। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पीनिस होता है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना होता है। तो जब पीनिस वेजाइना में इंसर्ट होता है, उसके बाद स्पर्म्स रिलीज होते हैं, और उसके बाद स्पर्म जब यहाँ रिलीज हो गए, ऑल द वे ट्रैवल करके वहाँ तक जाएंगे, वहाँ अगर एग मिल गया फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एग नहीं मिला फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। ये कहानी हुई। अब देखो यहाँ पर एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये होता है वेजाइना, ये होता है सर्विक्स। देखो यहाँ तक तो हमने बता दिया कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो रहा है, यूट्रस में। ये यूट्रस है हमारा, ठीक है, ये है हमारा यूट्रस। यूट्रस में कहा क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब धीरे धीरे बच्चा ग्रो करेगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यूट्रस में पहले से कुछ प्रिपरेशन चल रही होती है। देखो ये है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में क्या होता है, बच्चे का जब इम्प्लांटेशन होता है उससे पहले बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रिपरेशन हो चुका होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी को नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है, बॉडी को नहीं पता है। पर यूट्रस का काम क्या है, मेरे को यहाँ पर तैयारी करके रखना है, मेरे को प्रॉपर चीज़ें, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, उसके लिए मेरे को पहले से प्रिपरेशन करके रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे, बहुत थिकन हो जाता है ये।
जिसको हम कहते हैं रिच इन ब्लड सप्लाई। तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो रिच इन ब्लड सप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया और इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन मतलब जो 8 to 16 सेल बन चुका है ना, वो यूट्रस में जाकर एम्बेडेड हो जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूट्रस का एक लाइनिंग ऊपर से ऐसे कवर कर लेगा और उसके आसपास बहुत सारे ब्लड, यहाँ पर आसपास पूरे यूट्रस में ब्लड वेसल्स भरे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? जो जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बन रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है। जाइगोट सिंगल सेल को हम कहते हैं, धीरे धीरे जब वो बढ़ रहा है उसको हम क्या कहने लगेंगे? एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब ये एम्ब्रियो है, इसको अब नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, इसको फूड पहुंचाना है, इसको ऑक्सीजन पहुंचाना है, इसका वेस्ट मटेरियल हटाना है बॉडी से, ठीक है भाई। सेल है, मेटाबॉलिज्म चलेगा, काम करेगा, तो नरिशमेंट चाहिए, खाना पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। फिर जब सेल में काम होंगे तो वहाँ से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, उसको भी हटाना ज़रूरी है, इकट्ठा करके तो नहीं रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पहुँचाएंगे, खाना पानी पहुँचाएंगे, वेस्ट मटेरियल्स हटाएंगे, ये सब काम करेंगे कौन? ये ब्लड वेसल्स। तो बॉडी क्या करती है? फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, यूट्रस का काम है मेरे को तैयार रहना है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इस वजह से यहाँ पर हर मंथ, ठीक है, हर मंथ यूट्रस में रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पर बन जाता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बच्चा यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगा, नहीं हुआ यही चीज़ टूट जाएगा और ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आता है, ठीक है। यही चीज़ ब्लड के फॉर्म में ये टूटने लगता है, ये सारे ब्लड वेसल्स टूटने लगते हैं और यही चीज़ ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आता है हर मंथ, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स आ गया, ठीक है। पीरियड्स में जो ब्लड आते हैं वो कौन से ब्लड होते हैं? वो ये वाले ब्लड होते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत इम्प्योर ब्लड नहीं होता। बहुत लोग का मानना है पीरियड्स के ब्लड इम्प्योर ब्लड होते हैं, पीरियड्स के टाइम लड़कियों को छूना नहीं चाहिए, लड़कियों को किचन में एंटर नहीं करना चाहिए। इम्प्योर ब्लड कैसे हुए? यही ब्लड तो बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता, अगर बच्चा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता तो तब वो प्योर हो जाता। तो ये सब चीज़ें नहीं माननी चाहिए कि भाई इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसका कुछ और रीजंस हो सकते हैं जो लॉजिकल हो सकते हैं, बट अगर सिर्फ ये कहना है कि नहीं ये इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड आता है इसी को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। साइकिल क्यों कहते हैं? साइकिल क्योंकि हर मंथ रिपीट होता है, ठीक है। हर मंथ रिपीट होगा, हर मंथ ब्लड आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर ये बच्चे को बड़ा करने के काम आएगा, यही सेम ब्लड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा ये क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही वाले ब्लड रिलीज हो जाते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? क्योंकि ये वाली लाइन टूटने लगती है, ठीक है। अब देखो, ये हमने बात किया अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कहानी होगी। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये वाले ब्लड क्या करेंगे? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ बनती है बच्चे को नरिशमेंट, बच्चे को संभाल के रखने के लिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो खाने में, ऑक्सीजन में, वेस्ट मटेरियल निकालने में, उसके लिए क्या बनता है? यूट्रस में ही बन जाता है प्लेसेंटा, ठीक है। मदर के बॉडी में प्लेसेंटा बनता है, ठीक है। मदर के बॉडी में क्या बनता है? प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मदर वाला पार्ट जिसमें मदर के ब्लड होंगे, ठीक है। यहाँ पर माँ के ब्लड होंगे और यहाँ पर एक होता है जो फीटस वाला पार्ट। फीटस मतलब ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो बच्चा बढ़ रहा है उसको हम फीटस कहते हैं। तो एक में होता है फीटस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों मिल के ऐसे आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट मदर वाले ब्लड का हो गया, मदर वाला ब्लड है, ये फीटल ब्लड है, ठीक है। तो आपस में आसपास रहते हैं ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके किस चीज़ का? वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है, बहुत सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं उसका। तो प्लेसेंटा क्या है? हमारा फीटस को नरिश करने के लिए, फीटस के डेवलपमेंट के लिए प्लेसेंटा बनता है। पर ये प्लेसेंटा तुरंत नहीं बनता, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में 3rd मंथ में बनता है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो 3rd मंथ में प्लेसेंटा बनता है। उसके पहले इन सब से ही काम चल रहा होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है
ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, और बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हमें पता है ह्यूमन बींग्स में 9 महीने चलता है, ठीक है, 9 मंथ्स का चलता है। तो प्लेसेंटा में यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, और 9 महीने बाद क्या हो जाएगा, बच्चे की डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में कहते हैं पार्चुरेशन। और ये कैसे होता है पार्चुरेशन? पार्चुरेशन में क्या होता है कि हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मदर के बॉडी से भी आएंगे, और फीटस जो बच्चा पूरा तैयार हो चुका है 9 महीने में, वो अपनी तरफ से भी कुछ मदर को सिग्नल भेजेगा कि अब मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मेरे को बाहर निकलना है, ठीक है। तो मदर के बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स बनेंगे जिसकी वजह से ये जो वॉल्स है यूट्रस के, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे पूरे यूट्रस में, तो धीरे धीरे बच्चे को बाहर की तरफ निकाला जाएगा, धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन करके, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो हम क्या बोलते हैं, जो पार्चुरेशन होता है 9 महीने के बाद, वो होता है ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो यूट्रस के वॉल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली बच्चा बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा में जब हम बात करते हैं, मदर का ब्लड होता है और फीटस का ब्लड होता है, ये कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है। ये आसपास रहेंगे पर कभी मिलेंगे नहीं। तो ये जो फालतू की बातें बोली जाती है मूवीज में कि तुम मेरा खून हो, तुम मेरा खून हो, कोई किसी का खून किसी में नहीं मिलता है, ठीक है। मदर का ब्लड कभी भी फीटस में नहीं मिलता है, ओके। यहाँ पर आसपास रहते हैं ताकि एक्सचेंज हो सके इजीली, ओके। चलो नेक्स्ट हमको पढ़ना है थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इस टॉपिक में बेसिकली हमें पढ़ना है कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, मेल का जर्म सेल बनना ज़रूरी होता है, फीमेल जर्म सेल बनना ज़रूरी है, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, मेल और फीमेल जर्म सेल जो गैमेट्स होते हैं वो मिलते हैं, उसमें क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होगा, ये कहानी है पूरी। अब क्या होता है, कई बार अगर प्रॉपर क्योर ना हो, अगर प्रॉपर सावधानी ना बरती जाए, तो क्या हो सकता है, डिजीजेस फैल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कॉमन डिजीजेस जैसा नहीं होता कि हमें बारिश में भीग गए तो ज़ुकाम हो गया, सर्दी हो गई या फीवर हो गया, पैरासीटामोल खा लिया ठीक हो जाएगा, नहीं। ये जो डिजीजेस होते हैं बहुत सिवियर होते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं मेल और फीमेल्स में, क्योंकि अगर ये चीज़ें उनमें ज़्यादा होती है जिनमें मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, जहाँ पर पता नहीं है कि एक पार्टनर जो है पहले किनके साथ उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, फिर अगर वो किसी और के साथ जाएगा तो अगर डिजीज़ होगा इस पार्टनर को तो इसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन डिजीज़ेज से बचने के लिए क्या तरीके हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिजीज़ेज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। और ये डिज़ीज़ हमारे नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार वाली नहीं है कि एक डोलो ले लिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सीवियर डिसीजेज़ होती हैं और जल्दी ठीक नहीं होती, कई बार सालों लग जाते हैं आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये डिज़ीज़ हुआ है, और अगर गलती से हो गया तो जीना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो इन सब को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इस अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, हमें 2 पढ़ने हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज़ और एक वायरल डिजीज़, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, डिजीज ट्रांसफर्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास, एक है बैक्टीरियल टाइप के जो बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, और एक है वायरल टाइप के जो वायरस से हो सकती है हमें। तो बैक्टीरियल डिजीज में हमारे पास 2 है, गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज में हमारे पास 2 है, एक है गोनोरिया और एक है सिफिलिस। दोनों ही बहुत खतरनाक डिजीज है, हल्के में नहीं लेना इनको, ठीक है, बहुत खतरनाक डिजीज है। नेक्स्ट आते हैं वायरल। वायरल में हमारे पास है वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स बोला जाता है, एनसीईआरटी ने वॉट्स लिखा है,
ठीक है, और एक होता है HIV एड्स। इसका तो नाम सबने सुना होगा। एड्स एक ऐसा डिजीज़ है जो कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलता है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में कि अगर किसी को एड्स हुआ होता है तो लोग उसको बहुत ऐसे नज़र से देखते हैं कि भाई सेक्सुअली बहुत एक्टिव है इस वजह से फैला है। नहीं, एड्स जो होता है बॉडी फ्लूइड से फैलता है। ठीक है, तो एड्स जो होता है माँ से बच्चे को भी फैल सकता है। किसी ने ब्लड अगर ट्रांसफ़र हुआ है किसी में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर जो डोनर है उसका ब्लड में HIV का टेस्ट नहीं किया है और अगर HIV वायरस है, तो जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है ना उसको भी फैल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही HIV फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है, मदर्स मिल्क से हो सकता है। कई बार बहुत जगह पर ऐसा ट्रेंड है कि अगर लेडीज़ जो हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो उनका मिल्क सफिशिएंट नहीं होता है बच्चे के लिए, तो वो मिल्क कहीं और से ले सकती है। ठीक है, तो अगर उसमें HIV है तो वो भी बच्चे को फैल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से ये डिजीज़ेस फैल सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये जानना है कि ये डिजीज़ेज़ बहुत ही सिवियर होते हैं, कॉमन नहीं होते और इनसे बच के रहना होता है। ठीक है, देखो हमने बात की कि इन डिजीज़ेज़ से बच के रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ कि जो जिन पार्टनर्स के बारे में नहीं पता है उनसे सेक्सुअल को इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्डम्स यूज़ किया जाए। ठीक है, तो सरकार भी बहुत प्रमोट करती है कि कॉन्डम्स यूज़ करने से क्या होगा, बॉडी फ्लूइड्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, स्पर्म जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, तो वहाँ पर ऐसे कोई भी डिजीजेज़ है वो प्रिवेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये डिजीजेज़ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहे हैं। तो अगर कॉन्डम यूज़ किया जाए तो ये प्रिवेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है कि अगर क्या होता है, प्रेगनेंसी कई बार हो जाती है जो कि अनवांटेड होती है। ठीक है, कि फीमेल रेडी नहीं है या मेल रेडी नहीं है या गलती से हो गया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, मेंटल प्रेशर भी, फिजिकल प्रेशर भी। तो इनको अवॉइड किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके होते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। सबसे पहला तरीका है मैकेनिकल बैरियर, मतलब बैरियर क्रिएट करना है स्पर्म्स में और जो फीमेल का पार्ट है ओवम में। ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर सबसे पहला आता है। तो मैकेनिकल बैरियर में हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर में होता कॉन्डम ही है, बट मेल के लिए भी अलग आता है, फीमेल के लिए अलग आता है। ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर में मेल कॉन्डम्स हो सकता है और फीमेल कॉन्डम्स भी हो सकता है। ठीक है, ये मैकेनिकल तरीका है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट होते हैं ओरल रूट या पिल्स। ठीक है, ओरल जो मतलब खाया जा सकता है, ओरली लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, यूजुअली हार्मोनल कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स को ऊपर नीचे किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी अवॉइड हो सके, या अगर हो भी गई है तो वो इस्टेब्लिश ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो जाए। ठीक है, तो हार्मोनल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इनको कैसे दिया जाता है, ओरली, कोई गोली दवा के रूप में दिया जाता है। तो यूजुअली जो पिल्स होते हैं जो ओरली इंजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये होता है एक तरीका। फिर एक तरीका होता है कॉपर टी, कॉपर टी या कॉपर लूप्स यूज करना, वो यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, देखो मैकेनिकल बैरियर एक इंडिविजुअल जो है वो खुद से यूज कर सकता है, वहाँ पर किसी भी डॉक्टर का असिस्टेंट नहीं चाहिए होता है। हार्मोनल कॉम्बिनेशंस भी इंसान ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से लिया जा सकता है। बट जब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की हम बात करते हैं, जो कॉपर टी की बात करते हैं या लूप्स की बात करते हैं, ये खुद से इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनके लिए डॉक्टर चाहिए होते हैं, ये डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूट्रस में, यूट्रस के अंदर, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं,
इंट्रा यूटेराइन, मतलब यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। अब देखो ये करते क्या है, सिलेबस में तो नहीं है, बेसिक सा चीज़ है, जान सकते हैं। कॉपर टी जो है ना, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है इसमें ऐसे टी शेप का होता है ये डिवाइस, ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा टी शेप का होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉपर आयंस रिलीज करता है। कॉपर आयंस जो होते हैं ना, वो स्पर्म्स को मार देते हैं, ठीक है। तो अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म एंटर कर भी गया हो तो कॉपर जो है वो स्पर्म का या तो मोटिलिटी बहुत ही कम कर देंगे, ठीक है, बहुत ही कम कर देंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, या तो स्पर्म्स को मार देंगे। तो ये काम है कॉपर टी का। ये लंबे टाइम तक, 6 महीने 1 साल तक आराम से काम कर जाते हैं, इनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो एक ये सब तरीके जो है ना, इनमें फेलियर का चांसेस है। वहाँ पर भी कॉन्डम्स भी होते हैं, वो 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। 90 to 99% सक्सेसफुल होते हैं। पिल्स जो होते हैं वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो 100% सक्सेसफुल कोई भी नहीं है। प्लस इनमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, स्पेशली इसके, इन दोनों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक। इन दोनों में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर हम बोल रहे हैं हार्मोनल कॉम्बिनेशन है, हम अपने बॉडी के नॉर्मल हार्मोन को ही उथल पुथल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका असर बॉडी पे दिखेगा ना। नॉर्मल चीज़ें तो नहीं है, पूरे हार्मोन्स को उथल पुथल कर दे रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कॉपर से जो कॉपर आयंस निकलते हैं वो भी ऐसा कुछ उनसे भी बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्ने आ सकती है, बहुत एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होती है कभी कभी, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब एक रूट है, एक तरीका है, वो है सर्जरी का तरीका, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ पर हो सकते हैं और बहुत मिनिमम होते हैं, बट वहाँ पर फेलियर का चांस भी बहुत कम होता है, एक बहुत ही कम होता है। पर ये सर्जिकल तरीका है, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये जब मन चाहा, ठीक है, अभी सर्जरी करा लिए, जब मन किया नॉर्मल करा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो सर्जरी का तरीका लॉन्ग टर्म के लिए सेफ होता है। तो अगर सर्जरी करवा लिया है तो प्रेगनेंसी के चांसेस मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो सर्जरी का तरीका देखो, सर्जरी में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में हमारे पास दो है, एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वेसेक्टोमी होता है मेल्स में, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ये कराया जाता है फीमेल्स में, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी में देखो, ये मान लो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, इसको हम यहाँ पर कट करके और यहाँ पर बांध देते हैं, ठीक है। कट करके एक जगह पर कट लगा के बांध दिया, जब यहाँ पर कट लगा दिया तो अगर कट लगा दिया तो ओवरी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो गैमीट्स है उनका जो ट्रांसफर, उनका डायरेक्शन, उनका रूट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ओवरी यहाँ से, ओवरीज से जब एग निकलेंगे तो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमने कट लगा के उसको बांध देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेल में भी वही किया जाता है। मेल में भी वास्ट डिफरेंस जो हमने पढ़ा था, मेल में वास्ट डिफरेंस में कट लगाया जाता है, स्पर्म बनेंगे पर वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल नहीं होंगे, ठीक है, वो उधर ही रह जाएंगे और कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये दो सर्जिकल तरीके हैं टू प्रिवेंट, और ये यूजुअली लॉन्ग टर्म में सेफ होते हैं, ठीक है। हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है, तो होपफुली सबको समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ है, अब आपका काम शुरू हुआ है, ये रिविज़न करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है। थैंक यू।